नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। तो शब्द रचना के तत्व में पहला टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उपसर्ग। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है समास। तो आज का टॉपिक शुरू होने के पहले आप लोग अपने चैनल को अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर न किए हो तो जरूर करें। तो चलें शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। वो हमारा टॉपिक आज का क्या है? समास। तो समास के संदर्भ में थोड़ा हम लोग समझें, फिर हमारे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे उस पर हम लोग आपस में परिचर्चा करते हैं। दो शब्दों से मिल देकर बन रहा, देखिएगा कौन कौन से हैं। समास सम धन आस। समास का अर्थ क्या है? सम धन आस। आस का अर्थ होता है बैठाना। सम का अर्थ है समान रूप से। शब्दों को समान रूप से बैठाना या रखना, बैठाना, उसे ही समास कहते हैं। अर्थात समास के मूल कॉन्सेप्ट पर चला जाए तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या कर देना? संक्षिप्त करना। अर्थात संक्षिप्त कैसे किया जाएगा? अर्थात कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना ही क्या है? समास है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट कर देना ही बच्चों क्या क्या कहलाएगा? समास। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम बोलते हैं और वह हमारा शब्द है, आपकी किताब में ही है, अश्रु लाने वाली गैस। हमने क्या कहा? अश्रु लाने वाली गैस। अश्रु लाने वाली गैस। हमने कहा समास क्या है? समास का काम है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का अर्थ क्या है? कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना ही क्या है? समास है। मान लीजिए हम कहते हैं अश्रु लाने वाली गैस। अब इसे हम संक्षिप्त करेंगे तो संक्षिप्त जब करेंगे तो क्या कहेंगे इसे? तो यहां हम देखेंगे जो कारक से संदर्भित चिन्ह लगे हैं उनको हटाने का हम प्रयास करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? अश्रु गैस। क्या हो जाएगा? अश्रु गैस। संक्षिप्त हो गया ना। अश्रु लाने वाली गैस को ही क्या कहा जा सकता? अश्रु गैस। एक दूसरा शब्द भी दिया गया, जैसे घन के समान। घन के समान श्याम। घन के समान श्याम। यह हमारा वाक्य पूरा है। घन के समान श्याम। घन के समान श्याम। इसको आप संक्षिप्त में क्या कहेंगे? यही हमारा समास है। यह क्या कहा जाएगा? घन के समान श्याम। तो हम कहेंगे इसे क्या कह सकते हैं? घन श्याम। क्या कहा जाएगा? घन श्याम। घन के समान गैस। शक्ति के अनुसार। हमने क्या कहा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार को अगर हम कम शब्दों में व्यक्त करेंगे तो क्या कहेंगे? शक्ति के अनुसार को कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? यथा शक्ति। शक्ति के अनुसार को हम क्या कहेंगे? यथा शक्ति कहेंगे ना। तो कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना ही क्या है? समास है। कम से कम शब्दों में अपनी बात बता देना, यह कह देना ही क्या है? समास है। और समास को पुनः मूल अवस्था में, समास को अपनी पूर्व अवस्था में
ला देना ही क्या है? कहने का मतलब समास क्या है? समास में हमने कहा कि समास में दो पद होंगे। ध्यान दीजिएगा, समास में कितने पद होंगे? दो पद होंगे, और दोनों पदों को कम शब्दों में जोड़ देना ही समास है, लेकिन दो पद जरूर होंगे। अब बात आती, दो पदों को जोड़ देना समास है, लेकिन इस समास को जिसे जोड़कर बनाया गया अपने पूर्व अवस्था में, पहली अवस्था में ला देना ही विग्रह कहलाता है। क्या कहलाएगा? समास को अपनी पूर्व अवस्था में, पहली अवस्था में या पूर्व अवस्था में ला देना ही, पूर्व अवस्था में ला देना ही, पूर्व अवस्था में ला देना ही विग्रह कहलाता है। क्या कहलाएगा? विग्रह। समास विग्रह। अब बात आती है, कम से कम शब्दों में बात कह देना ही हमारा है समास है, संक्षिप्त करना। अब संक्षिप्त कब शब्द होते हैं? जब हम उसमें से कारक चिन्हों को हटा करके उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। कारक चिन्हों को अगर हम लाते हैं, कारक चिन्हों को हटा कर देते हैं, तो उन्हें हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है कि समास में ध्यान दीजिएगा, पहला चीज है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना समास है, लेकिन इस समास में जरूर याद रखिएगा, इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होंगे? दो पदों का होना अति आवश्यक है, और दो पदों को जब मिलाएंगे और दो पदों को आपस में जब बांधेंगे, मिलाएंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा? समास। अब समास में दो पद होते हैं, इन दोनों पदों को भी ध्यान दीजिएगा, इसे हम पूर्व खंड भी कह सकते हैं। दो पदों में पहले को हम क्या कह सकते हैं? पूर्व खंड कह सकते हैं, तो दूसरे को हम द्वितीय खंड कह सकते हैं। इसे हम पद भी कह सकते, पहला पद दूसरा पद भी कह सकते हैं। अब समास में दो पद या दो खंड या दो अवयव जरूर रहेंगे, दो रहेंगे। अब यह ध्यान देना है कि इन दोनों में किसी न किसी पर अर्थ की क्या होगी? जब दो पद रहेंगे तो उन दो पदों में हम देखेंगे किसी न किसी पर अर्थ की प्रधानता होती है। अगर अब कह रहा है कि दो पद जरूर होंगे और दोनों पदों पे अर्थ को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कि जो दो पद हैं, इन दो पदों में किसमें अर्थ की प्रधानता है, किसमें नहीं है, किस पे अर्थ का भाव ज्यादा निकल रहा है, अर्थ की प्रधानता है, किसमें नहीं है। तो अर्थ के पदों पर जो दो पद हैं, समास में कितने पद होंगे? जरूर याद रखिए, दो पद, और दो पदों में किसी न किसी पद पर अर्थ की प्रधानता ज्यादा रही। तो यहां कह रहा है कि पदों के अर्थ के आधार पर, यहां क्या कह रहा है? पदों पर जो अर्थ निकल रहे हैं, पदों के अर्थ के आधार पर समास के भेद किए गए हैं। समास में पहला चीज हमें क्या जानना है कि इसमें दो पद होंगे, दोनों पदों में किसी न किसी पर अर्थ की प्रधानता ज्यादा होगी, किसी में अर्थ की प्रधानता ज्यादा हो सकती है तो कहीं कम हो सकती है, लेकिन अर्थ तो रहेगा। अब अर्थ को ध्यान में दे करके, अर्थ को आधार बना करके समास के भेद कर दिए गए। क्या कर दिए गए? समास का विभाजन कर दिया गया, भेद कर दिया गया। तो अर्थ के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद किए गए हैं। अर्थ को अगर आधार माना जाता है तो अर्थ के आधार पर समास के यहां चार भेद कर दिए जाते हैं। कैसे करते हैं? तो यहां व्याख्या देना होगा अर्थ के आधार पर। तो याद रखिएगा, यदि किसी भी समास में पहला पद प्रधान हो, अगर किसी भी समास में कौन सा पद? पहला पद प्रधान हो, पहला पद क्या हो? प्रधान हो। अगर पहला पद प्रधान है तो ऐसे समास को हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। क्या कहा जाएगा? अव्ययी भाव समास। यदि पहले पद की प्रधानता होगी तो ऐसे समास को
क्या कहा जाएगा? अव्ययी भाव समास। किंतु पहला पद प्रधान न होकर किसी समास का यदि द्वितीय पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान हो? द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान हो। पहला पद प्रधान न होकर कौन सा पद प्रधान? द्वितीय पद प्रधान हो, तो ऐसे समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कब तक पहला पद प्रधान न होकर कौन सा पद प्रधान हो? द्वितीय, तब क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष। यदि पहला पद प्रधान है तब अव्ययी भाव समास। फिर कह रहा है कि न पहला पद प्रधान हो न द्वितीय, बल्कि दोनों पद प्रधान हो। अर्थ किस पे निकल? दोनों पद पर समान अर्थ निकल रहे हों। यदि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, यदि दोनों पद प्रधान हो, यदि दोनों पद प्रधान हो, तो ऐसे समास को कहा जाता है द्वंद्व समास। क्या कहा जाएगा? द्वंद्व समास। और एक तीसरा है, फिर कह रहा है कि अगर पहला पद प्रधान हुआ तो याद रखिएगा उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। अगर दूसरे पद की प्रधानता हुई तो क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास। दोनों पदों पर अर्थ का समान भाव हो तो उसे क्या कहा जाएगा? द्वंद्व समास। दोनों पदों में किसी भी, दोनों पदों पर किसी पर भी, दोनों पदों में किसी पर भी, दोनों पदों में किसी पर भी अर्थ की प्रधानता ना होकर, दोनों पदों में कोई भी पद अर्थ में बहुत ज्यादा प्रधान नहीं, लेकिन दोनों पदों से अर्थ की प्रधानता तो ना होकर लेकिन एक विशेष अर्थ दे रहा है। दोनों में पदों पर अर्थ नहीं बल्कि दोनों पदों को मिलाने पर वो कैसा अर्थ दे रहा है? एक विशेष अर्थ दे रहा हो। दोनों पदों के मिलने के बाद कैसा अर्थ दे रहा है? जो उसका शाब्दिक अर्थ ना होकर उससे एक विशेष अर्थ दे रहा हो। अगर विशेष अर्थ दे रहा है तो उसे कहा जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास कहा जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो क्लियर हुआ? पहला चीज कि पदों के अर्थ के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, पदों के अर्थ के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं और भेद का जो आधार है वह अर्थ का दृष्टिकोण बनाकर किया जा रहा है। यदि पहला पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होगा तो उसे अव्ययी भाव, या दूसरा पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास, या दोनों पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास। दोनों पद में कोई भी प्रधान ना होकर बल्कि एक तीसरे अर्थ की प्रधानता, तीसरा विशेष अर्थ देने में सक्षम हो रहा तो उसे हम क्या कहा जाएगा? बहुव्रीहि समास। कहीं कहीं विद्वानों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि समास के 6 भेद हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम यह ध्यान दीजिएगा कि तत्पुरुष समास को, हमारे हिंदी विद्वानों ने तत्पुरुष समास को 2 उपभेद कर दिए। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद कर दिए गए हैं। 2 उपभेद हैं। इसके कितने उपभेद हैं? 2 उपभेद कर दिए गए। उपभेद माने जो तत्पुरुष समास का, जो तत्पुरुष समास की परिभाषा दी जाती है, द्वितीय पद प्रधान होगा, कारक चिन्ह लुप्त होगा, तो द्वितीय पद की प्रधानता को देखते हुए तत्पुरुष समास के 2 उपभेद कर दिए गए। और दोनों उपभेद जो हैं, एक है कर्मधारय समास। कौन सा है? एक है कर्मधारय समास, तो दूसरा है द्विग समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास या द्विग समास। तो अर्थ की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद किए गए? 4। लेकिन तत्पुरुष समास के बच्चों 2 उपभेद कर दिए गए हैं। और 2 उपभेदों में कौन कौन से 2 उपभेद हैं? पहला आपको क्लियर हो गया होगा, वह कौन कौन सा है? पहला है
जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम सब एक एक समास के अध्ययन पर ध्यान देंगे, एक एक समास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यह तो बेसिक बात रही कि है समास, तो कुल समास हमारे यहाँ हिंदी में कितने हैं? कुल 6 हैं, लेकिन अर्थ की प्रधानता के आधार पर डिवाइड अगर किया जा रहा है तो कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आए उस पर। तो अगर किसी भी समास में पहला पद प्रधान होगा तो जरा बताते चलिए आप लोग, वह कौन सा समास कहा जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो चले पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, इसको तोड़ दिया जाए। अव्ययी भाव एक ही में है, अव्ययी भाव। अव्यय माने क्या है, इस पे विचार करें। अव्यय क्या है? अगर हम व्यय को जानते हैं तो अव्यय अपने आप जान जाएंगे। व्यय माने खर्च करना। यहां क्या लग गया है? आ लग गया है। क्या लगा है? आ लग गया, अर्थात जो खर्च ना हो। अब हिंदी में क्या खर्च हो क्या ना हो, वह समास का आधार क्या है, इसको जाने। अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक किसके किसके आधार पर? लिंग, वचन, लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूप कभी परिवर्तित ना हो। किसके किसके आधार पर? लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूप कभी परिवर्तित ना हो, ऐसे शब्द को क्या कहा जाएगा? अव्यय। क्या है? अव्यय। जो किसी भी कीमत पर उनके रूप परिवर्तित ना हो उसे अव्यय कहा जाता है। और अव्यय ई भाव समास में क्या है कि 2 पद होंगे, उसमें पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय का अर्थ क्यों? इसका लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर कभी उसके में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सामने वाले अर्थ को बदल देता है। कहने का मतलब जिस समास में, ध्यान दीजिएगा अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद क्या हो? पहला पद क्या हो? जिस समास में पहला पद अव्यय हो। जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय। अव्यय माने जान गए ना, लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिनका रूप किसी भी कीमत पर परिवर्तित न हो। और समस्त पद, पहला पद अव्यय हो लेकिन समस्त पद सामासिक अव्यय। समस्त पद कैसा? सामासिक अव्यय। समस्त पद सामासिक अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण का काम करे। सामासिक अव्यय अर्थात क्या? क्रिया विशेषण का कार्य करे। क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। उसे क्या कहा जाएगा? अव्यय। तो पहला चीज, पहला पद ऐसा रहेगा जो किसी भी कीमत पर लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित ना हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? अव्यय। और इसी से उसके अर्थ में बदलाव होता और पूरा पद, सामासिक जो पद, वो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे अगर हम कह दें यथा, यथा को क्या हम लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर इनका हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना सकते हैं? विचार करिए। यथा शब्द जो है, क्या इसका हम लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर रूप परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं हो सकता। यथा यथा के रूप में ही रहेगा। लेकिन अगर किसी शब्द के
पहले जुड़ता है तो उसके अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे कहते हैं यथाक्रम, क्या कहा गया? यथाक्रम। यथा बदला भाव है किसकी वजह? क्रम है, क्रम का बदला भाव किसकी वजह से? यथा। फिर लगाएं संभव, यहां हम संभव लगा दिए। अब बताइए किसकी वजह से? संभव शब्द है ना, संभव, तो बदला किसकी वजह से? यथा संभव माने जहां तक हो सकेगा। अव्यय, सामासिक अव्यय के रूप में काम कर रहा, क्रिया विशेषण के रूप में, यथा संभव। इसी के सामने अगर हम क्या लगा दें? शक्ति। यथा वैसे ही है लेकिन अर्थ बदल रहा है, यथा शक्ति, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो। यथा योग्य, यथा योग्य, यथा शीघ्र। तो अव्ययी समास क्या है? जिसका पहला पद अव्यय हो, लिंग वचन पुरुष कारक के आधार पर रूप परिवर्तित न हो। किसके आधार पर? लिंग वचन कारक के आधार पर जिसका रूप परिवर्तित न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। मान लीजिए, चलिए दूसरे उदाहरण पर हम लोग विचार करते हैं। हमने कहा कि पहला पद निश्चित तौर से अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा? अव्यय। अव्यय क्या है? अव्यय एक ऐसा शब्द है जो किसी भी कीमत पर न स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है न पुल्लिंग, वो अपने रूप में वैसे ही लेगा। न उसका एक वचन हो सकता है न बहुवचन, उसका हमेशा एक ही रूप में। अब बात आती है तो वह है शब्द कौन? जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दिए प्रति, प्रति, और इस प्रति के बाद अगर हम शब्द लगा देते हैं, मान लीजिए लगा दिए दिन, तो क्या अर्थ हो गया? प्रतिदिन। किसकी वजह से शब्द चेंज हुआ है? दिन कहते तो दिन है ही है, लेकिन यहां क्या लग गया? प्रतिदिन। प्रतिदिन माने क्या अर्थ हुआ? रोज, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा, रोज। अगर यही हम कह दें प्रतिमाह, क्या कह दें? प्रतिमाह। अब क्या हुआ? प्रतिमाह, प्रत्येक महीने, क्रिया विशेषण। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। प्रतिवाद, वाद शब्द है ना, वाद, लेकिन वाद के पहले हमने क्या लगा दिया? प्रति लगा दिया, तो भाव बदल गया कि नहीं? तो अव्ययी भाव समास हम कहेंगे किनको? सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव उसी को कहा जाएगा जिन शब्दों में पहला पद लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित न हो, बल्कि अर्थ की प्रधानता हो, पूरा पद सामासिक क्रिया विशेषण के रूप में कार्य कर रहा हो। सामासिक पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। क्या कहा जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे अगर यहां पर अभी देखिए, यहां हम एक लगा दिए तो क्या हो जाएगा? प्रति, एक शब्द है लेकिन क्या लगा दिया? प्रतिधन एक, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक। तो कहने का मतलब कि अव्यय का शब्द वही है जिसे हम लिंग वचन पुरुष के आधार पर किसी भी कीमत पर अपने रूप को चेंज न हो, लेकिन सामने आने वाले अर्थों को प्रभावित कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। एक आप दो उदाहरण और आपको हम देते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे हम कहें वी, बी हमारा क्या है? अव्यय का शब्द है, बी हम है ना। अब बी के सामने हम लगा देते हैं बी, बी है अव्ययी भाव समास में। देखिएगा बी का अपना कोई अर्थ है नहीं, लेकिन लिंग वचन के आधार पर कहीं परिवर्तित हुआ लगे, लेकिन बी के आगे अगर हम यही लगा दिए ज्ञान, तो क्या हो गया? विज्ञान। यही हम संगत लगा दिए, तब क्या हो गया? विसंगत। क्या लगा दिए? वी लगा दिए, तो क्या हो गया? विसंगत। और यहीं पर अगर कहा जाए जय लगा दिया गया तो विजय, शेष लगा दिया गया तब विशेष। ये शब्द हमारे क्या हैं? अव्यय के शब्द हैं। जैसे यहां आ लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं होगा, हम इसे क्या कहते? अकारण। अकाज का शब्द है ना,
क्या लगा दिया गया? अकाज। किससे अर्थ प्रभावित हो रहा है? अ से। अजय, अजय, अजय। अयोग, यह हमारा क्या है? यही शब्द हमारे क्या है? अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय का होगा, अव्यय उसे कहा जाएगा जिनका लिंग वचन पुरुष के आधार पर किसी भी कीमत पर रूप परिवर्तित न हो, उन्हें हम अव्यय के शब्द के अंतर्गत लगते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत और हिंदी में थोड़ा सा अंतर, लेकिन इतना ज्यादा आपको जानना नहीं है। अव्ययी भाव समास के लिए संस्कृत में प्रथम पद का अव्यय होना आवश्यक है, लेकिन हिंदी पर अगर हम चलते हैं तो हिंदी में भी एक शब्द और भी आता है। हिंदी में पूर्व पद अव्यय के अतिरिक्त, ये शब्द हमारे क्या है? अव्यय ही है ना। पूर्व पद अव्यय के अतिरिक्त, पूर्व पद जो है वह अव्यय के अतिरिक्त, हिंदी में, संस्कृत में तो अव्यय रहेंगे। पूर्व पद, पहला पद अव्यय के अतिरिक्त संज्ञा या विशेषण भी हो सकते हैं। संज्ञा और क्या हो सकते हैं? विशेषण भी हो सकते हैं। अब तक हमने क्या कहा कि पहला पद अव्यय होगा, पूरे पद सामासिक पद के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में कहा। अब हम क्या कर रहे हैं? अव्यय के साथ साथ हिंदी में उपसर्ग जब हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास, तो अव्यय के शब्द के अलावा कभी कभी पहला पद क्या हो सकता है? संज्ञा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? विशेषण भी हो सकता है। संज्ञा के रूप में जैसे अगर हम कह दें पेट भर, पेट संज्ञा है ना, पेट क्या है? संज्ञा है। अब इसके सामने हम क्या लगा दिए? पेट भर। इसको क्या लिख दिया गया? पेट भर। पेट भर माने पूरा, भर करके पूरा, संतुष्टि भर, पेट भर। तिल भर, तिल हमारा क्या है? संज्ञा, तिल भर। ये भी हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। तिल भर। वर्ष भर, वर्ष भर। अब यहां देख दे तो कहने का मतलब कि अव्यय के अलावा संज्ञा और विशेषण के शब्द भी अव्यय के रूप में कार्य करते हैं। अब कह रहा है कि दोनों पद संज्ञा किंतु समस्त पद अव्यय होता। दोनों पद, कभी कभी दोनों पद जो है संज्ञा, यहां हमने क्या कहा कि दोनों पदों में संज्ञा विशेषण, और यहां मैं कह रहा हूं भाई संज्ञा विशेषण हो तो सकते हैं, लेकिन दोनों पद संज्ञा संज्ञा, दोनों पद क्या हो जाएं? संज्ञा संज्ञा, दोनों पद क्या बन जाएं? संज्ञा और संज्ञा, और समस्त पद अव्यय हो। समस्त पद से क्या हो? अव्यय हो, क्रिया विशेषण के रूप में। दोनों पद संज्ञा संज्ञा हो, जैसे कहते हैं रातों रात, दिनों दिन, दोनों पद है ना, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। दोनों पद अगर संज्ञा वाले हैं, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, ये शब्द अव्यय, पुनरावृत्त मूलक शब्द भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं, जैसे नगर नगर, डगर डगर, घर घर, ये शब्द हमारे अव्यय। विशेषण के रूप में धीरे धीरे, विशेषण के रूप में अगर हम देखें तो धीरे धीरे, मंद मंद, मंद मंद, इनका रूप परिवर्तित होगा लिंग वचन का, धीरे धीरे, मंद मंद, गांव गांव, लाल लाल, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत वर्णित किए जाते हैं। अब बात आती है कि पहला पद हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपको क्या ध्यान देना है? प्रथम पद अव्यय होगा। अगर ना समझ पाए अव्यय तो संधि पढ़े होंगे, एड़ संधि के भी बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। उपसर्ग के जो अभी बताया गया है, उपसर्ग के शब्द भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, तो हाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ पूरा सामासिक पद के रूप में कार्य करेगा, क्रिया विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। तो अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव में संस्कृत में तो अव्यय के शब्द रहेंगे, लेकिन हिंदी में
संज्ञा और विशेषण भी के साथ भी अव्यय का प्रयोग दिया जाता है। संज्ञा और पहला पद संज्ञा और विशेषण, और कभी कभी केवल संज्ञा और कभी कभी विशेषण का प्रयोग पुनरावृत्त मूलक शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। तो पहला समास हमारा क्लियर हो गया होगा। पहला समास हमारा क्या था? अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या दी गई थी? इसकी परिभाषा बताई गई थी कि इसमें भी दो पद होंगे। इसमें भी क्या होंगे? दो पद होंगे, लेकिन इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? द्वितीय पद प्रधान होगा, जबकि प्रथम पद गौड़ होगा। द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रथम पद क्या होगा? गौड़ होगा। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रथम पद गौड़ कहलाता है। हम यहां ध्यान देंगे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो द्वितीय पद की प्रधानता होती है, लेकिन द्वितीय पद की प्रधानता तो होने के साथ साथ जब हम समास को वाक्य में बदलते हैं तो कोई न कोई कारक चिन्ह आ जाता है। नहीं समझे? जब तत्पुरुष समास का पार्ट आता है तो उसमें देखा जाएगा दो पद हैं, और दोनों पद में अर्थ की प्रधानता कहां रहेगी? द्वितीय पद में। और द्वितीय पद के आधार पर जब हम उस दो पदों को वाक्य में बनाते हैं तो कोई न कोई कारक चिन्ह आ जाता है, लेकिन दो कारक चिन्हों को छोड़कर। कौन कौन से? कर्ता और संबोधन। कितने? कर्ता और संबोधन को, कर्ता और संबोधन को छोड़कर तो कुल कारक चिन्ह कितने हैं? 8 हैं। कर्ता और संबोधन को क्या कर दिया जाए? छोड़कर शेष जो कारक चिन्ह बचते हैं कौन है? 6। इस 6 कारक चिन्हों के आधार पर 6 कारक जो चिन्ह लगेंगे, इन्हीं कारक चिन्ह लगने के आधार पर तत्पुरुष का नामकरण कर दिया गया। अगर को का चिन्ह लगता है तब उसे हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष। अगर से का लगेगा तो अपादान और करण से रिलेटिव होगा। अलगाव के अर्थ में होगा तो अपादान कर देते हैं। तो समझे जरा, तो पूरा तत्पुरुष समास को अगर हम पार्ट में बांटेंगे तो हम कितने तत्पुरुष समास को पढ़ना पड़ेगा? लेकिन इतना नहीं पढ़ना है, केवल आपको यह ध्यान रखना कि द्वितीय पद की प्रधानता होगी। पहला पद के साथ जब वाक बनाएंगे, अगर कोई भी कारक चिन्ह वहां वाक बनाते समय आ जाए 6 चिन्हों में, तो उसे देखते ही आपको क्या बता देना है? तत्पुरुष समास। और अगर पूछ रहा है तत्पुरुष में कौन सा समास कर्म है, क्या है, तब वहां अलग है, लेकिन ऐसा पूछता नहीं। तो यहां हम कैसे करेंगे? जैसे कर्ता और संबोधन को हम छोड़ देंगे। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, हो, अरे। इनको छोड़कर शेष कारक चिन्हों पर 2-2, 3-3 उदाहरण देखेंगे, लेकिन पूरा समास तत्पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। आपको विभाजन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर कहें कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ही है, लेकिन कर्म तत्पुरुष समास क्या होगा? कर्ता को छोड़ दिया गया, कर्ता के बाद कौन कारक आता है? कर्म। तो कर्म में कौन सा चिन्ह रहेगा? अगर वाक्य रहेगा तो कर्म का चिन्ह क्या है बच्चों? को। जब हम समास लिखेंगे तो को का चिन्ह वहां क्या रहेगा? लुप्त रहेगा। क्या रहेगा? लुप्त रहेगा। और जब उसे वाक्य बनाएंगे तो उसमें को का चिन्ह जरूर आएगा, उसमें को का चिन्ह जरूर आएगा। कहने मतलब कोई भी कारक चिन्ह अगर लगता हुआ वाक्य में आता है तो उसे हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखते हैं मतदाता, हमने क्या कहा? इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा। दाता शब्द है और एक कौन सा पद है? मत। दाता का अर्थ क्या? देने वाला। देने, बोर्ड पर जो हमारा शब्द द्वितीय पद से देखिए, देने वाला देता है। क्या देता? मत को। इस बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द जो बना है मतदाता, दाता क्या देता है? क्या देता है? तो यहां क्या दे रहा है? मत को।
मतदाता का अर्थ क्या है? मत को देने वाला, मत को देने वाला। देखिए, मत को देने वाला, यहां को चिन्ह आया ना, इस को देखते ही कारक चिन्ह है, तुरंत जान लीजिएगा जब वाक्य बनाते समय कोई कारक चिन्ह आ जाए तो तुरंत कहिएगा वहां पर कौन सा समास है, वहां तुरंत कहिएगा तत्पुरुष समास है। मतदाता, जैसे कहते हैं गगन चुंबी, गगन चुंबी, यह बोर्ड हमारा चूम रहा है, क्या चूम रहा है? इसी पे बनाओ दूसरी, चूम रहा है, चुंबी है ना, चूम रहा है, क्या चूम रहा है? गगन को, वहां क्या आ जाएगा ना, वाक्य बनाओगे तो क्या कहोगे? गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाले को क्या कहा जाता है? गगन चुंगी। तो इसे आप क्या कहोगे? कर्म तत्पुरुष समास। क्या कहा जाएगा? कर्म। जैसे कहते हैं करण, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, ये कौन सा समास? इसमें दो पद कौन कौन से हैं? दो पद आपके हैं, पहला पद, दूसरी। ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है? शोक से आ गए ना और से को देखते ही तुरंत कहिए कौन सा समास है? जब कोई कारक चिन्हवाक बनाते समय आ जाए तो तुरंत कहिए तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में कौन है तब आपको बताना पड़ेगा, करण जबकि पूछा नहीं जाता। शोकग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, ग्रस्त है, किसमें ग्रस्त है? रोग, किससे ग्रस्त है? रोग से ग्रस्त है। तो यहां पर कौन सा समास हो गया? करण तत्पुरुष। अगर करण न जानिए तो इतना जानिए, जब कोई भी समास हम जोड़ें और उसको वाक्य में बनाए और कारक चिन्हों से वह बने तो वहां हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कहा जाए मोह चोर, मोह चोर, इस पे आते हैं, मोह चोर। चोर है, किससे चोर है? बोर्ड हमारा चोर है, किससे? मुंह है से चोर है, चे आ गया ना वाक्य बनाते समय, तो से आया तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो अगला देखा जाए संप्रदान, एक है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वहां तत्पुरुष समास वो भी होता है। जैसे कहते हैं देशभक्ति, देशभक्ति, भक्ति है, किसके लिए भक्ति है? भक्ति है किसके लिए? द्वितीय पद प्रधान होगा। देश भक्ति है किसके लिए? अब उसको वाक्य बनाइए तो देश के लिए, तो संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? के लिए। और वाक्य क्या बन गया? देश के लिए भक्ति, कारक चिन्ह कौन आ गया? के लिए। तो के लिए देखते ही तुरंत आप क्या कहोगे? तत्पुरुष समास का उदाहरण है कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय, विद्यालय है किसके लिए? विद्यालय है या किसके लिए? कन्या के लिए। तो ये कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला आपका है अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का अर्थ होता है से, इसका अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। अलग जैसे लिख दें तनाव मुक्त, मुक्त, तनाव मुक्त, मुक्त है किससे मुक्त है? तनाव से मुक्त है। कहने का मतलब तनाव से क्या हो गए? मुक्त हो गए, मतलब अलग हो गए। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यह क्या है? कौन सा समास है? ऋण मुक्त। फिर से देखें, ऋण मुक्त, दो पद हैं, ऋण और मुक्त। वाक्य बनाए तो इसका भाव क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। यह कहां कौन सा समास हो गया? अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अगला है संबंध, काकी के नानी याद का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष में काकी के, संबंध में का, की, के, ना, नी, ने आदि का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, बताइए कौन सा समास है? दो पद कौन है? राज, एक कौन है? पुत्र। वाक्य बनाइए, पुत्र है किसका? राजा का आ गया ना। पुत्र का संबंध राजा से कौन बना रहा है? का।
तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पति हैं किसके? राष्ट्र के आ गया ना, तो यहां पर कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला है अधिकरण, 6 बताए थे ना, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह दिखाई देगा वह है में और पर। में और पर। यहां जैसे सिर दर्द, 2 पद इसमें कौन कौन से हैं जरा बताना? 2 पद इसमें कौन कौन से हैं? एक है सिर, दूसरा है दर्द। दर्द है, कहां दर्द है? सिर में। वाक्य बनाते समय कारक चिन्ह आ गया ना, हमने कहा जब वाक्य बनाते समय कारक चिन्ह आ गया तो कुछ न समझिए, सीधा आप लगाइए तत्पुरुष समास। क्या लगाएंगे? तत्पुरुष समास। अब ये नहीं पूछेगा तत्पुरुष में कौन है, तब आपको बताना होगा अधिकरण, तो इसे बता दिया गया। तत्पुरुष समास में सिर्फ आपको जानना है कि द्वितीय पद की प्रधानता होगी। वाक्य बनाते समय यदि कारक चिन्ह प्रयुक्त हो जा रहा है, लग जा रहा है, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे कह दें नरोत्तम, नरोत्तम। नरोत्तम क्या है? नर उत्तम है किसमें? नरों में। नरों में उत्तम जो होगा उसी को क्या कहा गया? नरोत्तम। तो अतत्पुरुष समास भी है। और एक ही एक समास के, यहां देखेंगे एक ही समास के एक उदाहरण 2 का समास बन जाता है। जैसे नरोत्तम कहें तो यहां हम क्या कहें? तत्पुरुष हो रहा है। अब यहां हम कहते हैं नरों में उत्तम, और नरों में है उत्तम, एक ही उत्तम हुआ वो भगवान श्री राम, तो बहुब्री भी हो जा रहा है। कहने मतलब एक ही शब्द के कई वहां प्रश्न के विकल्प के आधार पर यह निर्धारित करना पड़ता है। तो नरोत्तम, जैसे कहते हैं तो अधिकरण तत्पुरुष समान। जैसे कह दें मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसमें है? मुनियों में। तो अभी तक सिर्फ हम आपको बताए कि तत्पुरुष समास में बच्चों द्वितीय पद प्रधान होगा। अगर नहीं द्वितीय पद प्रधानता आपको क्लियर हो रही है तो वाक्य बनाइएगा उस दोनों पदों का। अगर कारक चिन्ह प्रयोग हो जाता है तो कारक चिन्ह कितने हैं? 8 हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके अगर कोई भी कारक चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है तो सीधा सीधा देख करके तुरंत आप कहिएगा यहां जो समास प्रयोग हो रहा है वह कौन सा हो रहा है? तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जा रहा है। अब तत्पुरुष समास के 2 उपभेद किए गए हैं। कितने उपभेद किए गए हैं? 2 उपभेद कर दिए गए हैं। और दोनों जो उपभेद किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें हमने बताया था कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद कर दिए गए हैं। एक है कर्मधारय समास, एक है कौन? कर्मधारय समास, और दूसरा आपका है द्विग समास। कर्मधारय समास, दूसरा आपका कौन सा है? द्विग समास। अब कर्मधारय समास है कौन, इस पर देखेंगे। तो चलें हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहली चीज यह ध्यानना है कि भी तत्पुरुष समास का उपभेद होने के नाते कर्मधारय समास में 2 पद इसमें भी होंगे। कर्मधारय समास में भी कितने पद होंगे? कर्मधारय समास में भी 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। लेकिन वहां कहा गया था उन दोनों पदों, कहां तत्पुरुष में हमने बताया था कि उन दोनों पदों में कोई कारक चिन्ह आएगा। लेकिन इस 2 पदों के बीचों में यह ध्यान दीजिएगा कोई भी पद एक विशेषण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो दूसरा पद विशेष हो सकता है। कोई पद विशेष हो सकता है तो दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। कोई विशेषण
विशेषण हो सकता है, तो कोई विशेषण, कोई क्या हो सकता है, विशेषण हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है, कोई विशेष हो सकता है, विशेष। लेकिन यह इतने बड़े फॉर्म को जानने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ यह ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी द्वितीय पद प्रधान, लेकिन इसमें कोई भी कारक चिन्ह लगे वाक्य बनाते समय कभी भी कारक चिन्ह प्रयोग नहीं होगा, लग ही नहीं सकता। तो ऐसे समास को हम कहाँ रखेंगे, कर्मधारय समास के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें निश्चित तौर से किसकी प्रधानता होगी, द्वितीय। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के तौर पे, जैसे हम लिख दें महात्मा, जल्दी बताना, महात्मा में दो पद हैं कि नहीं भाई? आत्मा जो सबके पास है वह विशेष होता है, जो किसी के पास कुछ गुण आ जाए तो विशेषण। तो यहां दो कौन कौन से हैं, महा और आत्मा। आत्मा क्या है, विशेष है ना, संज्ञा है, और महा क्या है, विशेषण है। अब इसको अगर वाक्य में हम बनाएंगे महात्मा को और कारक चिन्ह लगाइए, महान का आत्मा, महान के नहीं बनेगा। जब वाक्य बनाते किसी भी दो पदों को वाक्य बनाते समय वाक्य न बने अर्थात कारक चिन्ह प्रयोग न हो, लग सके, वाक्य न बन सके, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। जैसे कह दें दीर्घायु, क्या कहा गया, दीर्घायु। अब यहां किस में पद हैं, दो पद हैं। पहला क्या है, दीर्घ है, दूसरा क्या है, आयु है। तो आयु कैसी है, दीर्घ है। अब इसमें वाक्य बनाएंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। यहां क्या प्रयोग हो रहा है, विशेषण विशेष का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, कौन सा, कर्मधारय समास। क्या कहा जाएगा, कर्मधारय समास। अगर कह दें चरण कमल में कौन सा समास है, जरा बताइए। चरण भी विशेष है और कमल भी विशेष है, संज्ञा है। विशेष का मतलब क्या है, संज्ञा है, दोनों संज्ञा हैं। इसको जब वाक्य बनाओगे कारक का चिन्ह प्रयोग नहीं होगा, और जब कारक का चिन्ह प्रयोग नहीं होगा तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। स्त्रीरत में कौन सा समास है, रत, स्त्री। इसे वाक्य बनाइए, स्त्री का रथ, स्त्री में रथ, नई वाक्य बना, तो ये कौन सा समास बताओगे, इसे आप क्या कहोगे, कर्मधारय समास। क्या कहा जाएगा, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में सबसे पहला जानिएगा कि वाक्य बनाते समय कारक चिन्ह प्रयोग नहीं होगा, और जब कारक प्रयोग हो जाए तो सीधा एक लाइन याद रखना, उसे आप तत्पुरुष समास कहना। लेकिन अगर वाक्य में कारक चिन्ह नहीं प्रयोग हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, कर्मधारय। अब कर्मधारय उद्योग में थोड़ा संशय है। कोई भी कर्मधारय का समास यदि पहला पद संख्यावाचक हो जाता है, संख्या मतलब गिनती में पहला पद क्या हो जाए, संख्यावाचक, और द्वितीय पद प्रधान हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो जाए, और द्वितीय पद क्या हो, प्रधान हो, और इस प्रधान होने से पूरे पद से समूह का बोध हो। पूरे पद से किसका बोध हो, समूह का। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, द्विग समास। क्या कहा जाएगा, द्विग समास। कर्मधारय पढ़ चुके। अगला हमारा क्या है, द्विग समास। द्विग समास, कर्मधारय और द्विग समास में अंतर क्या है। द्विग समास कर्मधारय समास का जो परिभाषा वही परिभाषा यहां भी है, लेकिन इसमें पहला पद जो होगा वह संख्यावाचक होगा। द्वितीय पद की भी, इसमें भी द्वितीय पद जो होगा वह प्रधान तो होगा, लेकिन पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, और पूरे पदों से समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा, समूह का बोध कराता है। तो परिभाषा क्या दोगे, जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद क्या हो जाए, संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक क्या हो, विशेषण हो, और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो। जिसके समस्त पद से किसका बोध हो, समूह का बोध हो। ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, द्विग समास। जैसे दोपहर, जरा बताना, दोपहर,
दो हमारा क्या है, संख्या है ना, गिनती है ना, संख्या है। और दो पहरों के समूह को हम क्या कहेंगे, दोपहर, दो पहरों के समूह। आगे देखें, चौराहा, आगे क्या है, चौराहा। पहला पद क्या हो गया, गिनती, चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह को क्या कहा जाएगा, चौराहा। नवरात्रि, पहला पद क्या हो गया, गिनती, संख्यावाचक, नवरात्रि। नवरात्र क्या है, नवरात्रियों के समूह को ही क्या कहा जाता है, नवरात्र। छमाही, 6 माह के समूहों को क्या कहा जाता है, छमाही। नवग्रह, नवग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है, नवग्रह। कहने का मतलब किसी भी कर्मधारय समास में यदि पहला पद संख्यावाचक हो जाए और पूरे पद से समूह का बोध कराए तो उसे हम कहेंगे द्विग समास। पंचवटी, 5 बटों का समूह, 5 बटों के समूह को हम क्या कहेंगे, द्विग समास। तो चलें अगला हमारा है, तो हम लोग क्या पढ़े, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हो गए, कर्मधारय और द्विग। अंतिम 2 बचे हैं, वो कौन कौन से, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहले ही बता दिया, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद भी और दूसरा पद भी क्या होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन यहां सबसे ज्यादा दोनों पदों के बीच में योजक, योजक का चिन्ह, डैश जिसे कहते हैं, और क्या, योजक और या आदि चिन्ह का लोप रहता है। किसका रहेगा, इसका लोप कर दिया जाता है। द्वंद्व का शब्द होता है टकराव, बदलाव। द्वंद्व में सिर्फ इतना जाए, दोनों पदों का। इसमें यह भी ध्यान दीजिएगा, इसमें यह चिन्ह आपको अक्सर दिखाई देता है, योजक, और दोनों पदों में और या अथवा आदि का लोप रहता है। जैसे अगर हम कह दें द्वंद्व समास में के अंतर्गत, जैसे कह दें शिव पार्वती, जरा बताइए, शिव पार्वती, दोनों पद प्रधान है ना। इसमें हम ये नहीं कह सकते शिव बड़े पार्वती, पार्वती बड़ी है शिव बड़े हैं। तो दोनों पद यहां क्या हो रहे हैं बेटा, दोनों पद यहां प्रधान हैं, और दोनों पदों के बीच में हम क्या लगाए हैं, और कह सकते हैं शिव या पार्वती, शिव और पार्वती, ऐसा कर। जैसे कह दें अन्न जल, अन्न जल, अन्न जल में अन्न भी और जल दोनों क्या हैं, बड़े हैं। हरिहर, हरिहर, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व। देश विदेश, देश और देश विदेश, देश विदेश, देश विदेश, इसमें क्या छुपा, दोनों पद समान होते हैं। एक तरफ है, दूसरा गिनती 1 से 9 और 10, 20, 30, 40, 50, 60 आदि ऐसे शब्दों को छोड़ करके अगर कहें कि हम कुछ संख्याएं को भी हम द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कह दें 25, क्या कहा, 25, 25 में कौन सा समास है, तो 5 और लुपा है ना 20, 5 और 20। तो द्वंद्व समास में ध्यान दीजिएगा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में सबसे बड़ी बात है योजक का चिन्ह लुप्त रहता है। दोनों पदों के बीच में क्या रहेगा, लुप्त, दोनों पदों के बीच में योजक का चिन्ह लुप्त रहता है। और जब इसे वाक्य बनाते हैं और या अथवा और विलोम के शब्द भी प्रायः द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत
समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास। और कुल मिला के आपको यही रखना है, इतरेतर चाहे हो, चाहे समाहार हो, चाहे वैकल्पिक द्वंद्व समास हो, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में या और अथवा का लोप रहता है और योजक चिन्ह को देखते ही प्रायः देखा जाए तो वहां द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें किसी पद की प्रधानता नहीं होती, बल्कि दोनों पदों से एक विशेष अर्थ निकलता है जो शाब्दिक अर्थ से लेकर के, शाब्दिक अर्थ से नहीं मतलब रहता, उससे भिन्न अर्थ देता हो। सामान्य अर्थ न दे करके बल्कि क्या दे, भिन्न अर्थ दे। तो बहुब्रीहि समास में के अंतर्गत दो पद होंगे, लेकिन दोनों पदों के बीच में सामान्य अर्थ न देकर बल्कि एक ऐसे अर्थ देंगे, एक विशेष अर्थ देते हैं। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। क्या कहा जाएगा, बहुब्रीहि समास। जैसे कह दें, थोड़ा सा जाने, जैसे कह दे 10 मुख। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 10 मुख, हमने कहा संख्यावाचक शब्द द्विगु समास भी होता है। संख्यावाचक शब्द 10 मुख, लेकिन समूह यहां है, ये भी समूह 10 मुख। तो 10 है मुख वाला जो पहले, जो न आज है न भविष्य में होने की संभावना है, 10 मुख कहते ही हमारा ध्यान कहां चला जाता है, एक ऐसे नाम के साथ रूढ़ हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रावण। 10 मुख कहते ही दिमाग हमारा किसकी तरफ हो जा गया, रावण की तरह। तो हमने कहा कि 10 मुख का शाब्दिक अर्थ न होकर बल्कि यह नाम किसी और नाम के साथ जुड़ गया है, एक विशेष अर्थ दे रहा है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे कह दें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, इसका में भी पहला पद क्या है, संख्यावाचक, 3 नेत्र। लेकिन 3 नेत्र कहते द्विगु समास नहीं, बल्कि 3 नेत्र वाला है एक व्यक्ति जो न आज है न भविष्य में होने की संभव था। अर्थात त्रिनेत्र कहते ही हमारा दिमाग एक विशेष अर्थ की तरफ जाता, वह विशेष अर्थ है कौन, महादेव शंकर जी। एक विशेष नाम के साथ यह शब्द जुड़ रहा है, महादेव। यह नाम एक विशेष नाम के साथ जुड़ रहा है, यह नाम एक विशेष नाम के साथ जुड़ रहा है, रावण के साथ विशेष अर्थ दे रहा है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। चतुरानन, चतुरानन कहते ही, चतुरानन कहते ही हमारा दिमाग कहां चला जाता है, ब्रह्मा की तरफ। किसके नाम के साथ जुड़ गया है, ब्रह्मा। तो जब कोई भी शब्द किसी नाम के साथ रूढ़ हो गया है, जुड़ गया है, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। पीतांबर, क्या नाम है, पीतांबर, पीतांबर। अब यहां देखिए, पीला है वस्त्र जिसका, तो पीला है वस्त्र किसका, पीला वस्त्र है, तो पीला है वस्त्र जिसका। तो पीले हुए वस्त्र का नाम जब लेते हैं तो यहां कौन सा समास हो रहा, बहुब्रीहि। लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा, अगर बहुब्रीहि नहीं समास है तो यह समास कहां चला जाएगा, कर्म धारय की तरफ भी बढ़ जाता है ना। कहां चला जाएगा, कर्म धारय की तरफ भी बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कहने में तत्पुरुष समास है। अब हम आपको डिफरेंस करके दिखाते हैं कि कौन से समास, समासों का विकल्प के आधार पर ही निर्धारण होगा। अब कैसे, जैसे हमने कहा पीतांबर, अंबर, अंबर कैसा है, पीला है। तो यहां विशेषण विशेष भी हो रहा है और बहुब्रीहि भी हो रहा है। अगर दोनों विकल्प आ गए तो हम मारेंगे किसको, तो निश्चित तौर से ऐसे प्रश्नों पे हम क्या मारेंगे, बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण लेते हैं। बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण वहां पर माना जाता है। कैसे समास को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न को हम लोग थोड़ा तुलना करके पढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन तुलना पर देखें। जैसे महावीर,
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा क्या है? महावीर। महावीर। दो पद कौन कौन से हैं? एक है महा, तो दूसरा कौन सा है? वीर। वीर हमारा यहां क्या है? विशेष है, विशेष है ना वीर, और इसकी विशेषता क्या है? महावीर। तो इस आधार पर अगर देखें तो ये तो महावीर कर्मधारय समास भी है। महावीर क्या है? कर्मधारय समास भी है। और दूसरा भाव है कि महावीर, महान है जो वीर। तो महावीर नाम लेते ही एक ऐसे नाम के साथ जुड़ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हनुमान जी या बजरंग बली। तो महावीर, महान है जो वीर, यह महावीर एक ऐसे साथ जुड़ गया। किसके साथ? किसके साथ? हनुमान जी के साथ यह नाम रूढ़ होने के, हनुमान जी के साथ यह नाम जुड़ जाने के नाते, हनुमान जी के साथ यह नाम जुड़ जाने के नाते यह बहुब्रीहि भी समास हो गया। अब महावीर आप देखेंगे कर्मधारय समास भी हो रहा है, और कौन सा हो रहा है? बहुब्रीहि समास। क्यों हो रहा है? जब कोई शब्द, कोई नाम किसी विशेष नाम के साथ रूढ़ हो जाए, जुड़ जाए, तो वहां हमेशा कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जैसे कह दें नीलकंठ, नीलकंठ, इसे बताइए दो पद कौन है? दो पदों में एक नील है और दूसरा कौन है? दूसरा कंठ है। कंठ क्या है? कंठ, यही कंठ। और कंठ का विशेषता क्या है? नीला है, नील है कंठ। तो जब विशेषण विशेष होगा तो ये भी समास कहां जा रहा है? कर्मधारय की तरफ जा रहा है, कर्मधारय समास है। लेकिन नीलकंठ कर्मधारय है, लेकिन नीला है कंठ जिसका आज तक वह एक ही व्यक्ति है, और वह नाम जिसके साथ जुड़ गया है वह है महादेव अर्थात शंकर। नीला कंठ कहते ही दिमाग कहां चला जाता? किसके नाम के साथ जुड़ जा रहा है? शंकर। तो नीलकंठ कर्मधारय भी समास हो रहा है बहुब्रीहि। लेकिन अगर दोनों विकल्प आ जाते हैं तो हमें सबसे पहला उत्तर किसका देना है? बहुब्रीहि के अंतर्गत देना है। दूसरा है जैसे महात्मा। महात्मा, महात्मा बताए भी उदाहरण में, एक कर्मधारय है, कर्मधारय है ही है, लेकिन कर्मधारय के साथ ही साथ हम इसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी रखते हैं। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। महान है आत्मा जिसकी, जिसकी आत्मा महान होगी उसी को क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में लंबा है, लंबा एक है, और दूसरा क्या पद क्या है? उदर, जिसका उदर लंबा हो। ये तो कर्मधारय भी है, लेकिन लंबोदर कहते ही हमारा दिमाग किसकी तरफ चला जाता है? गणेश जी की तरफ। इसलिए पहला समास कौन सा लेना है उत्तर पर हमें? बहुब्रीहि समास। कौन सा लेना है? बहुब्रीहि समास। उसी तरह से द्विग समास और बहुब्रीहि समास में तो थोड़े से अंतरों को हम लोग देख लें। द्विग समास और बहुब्रीहि समास पर, द्विग समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? द्विग समास में भी पहला पद संख्यावाचक होता है, अभी अभी बताए क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। लेकिन बहुब्रीहि में एक विशेष नाम का बोध कराता है। जैसे कह दें दशानन, दशानन, क्या कहा गया? दशानन। यहां देखा जाए दशानन। अब यहां दो पद कौन है? दस धन आनन। दो पद कौन है? दस धन आनन। दस धन आनन ये दो पद हैं। अब दस धन आनन होने के नाते दस है, दस धन आनन, यह तो द्विग समास हम बता चुके हैं कि भाई ये कौन सा समास होगा? द्विग समास होगा। लेकिन दस आनन का एक और भी, दशानन कहते ही यह नाम किसके साथ जुड़ा है? रावण के साथ। तो यह बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास भी हो। दस है आनन जिसके,
केवल एक ही व्यक्ति हुआ, वह कौन सा? रावण। 10 हैं आनन जिसके चतुर्मुख चतुर्मुख। अब यहां देखिए संख्यावाचक है, 4 हैं मुख, 4 हैं मुख, तो 4 हैं मुख कौन हो जाएगा? द्विग समास। चतुर्मुख में क्या होगा? 4 मुखों का समूह, यही तो होगा ना। चतुर्मुख क्या है? 4 मुखों का समूह, तो 4 मुखों का समूह को हम क्या कहेंगे? द्विग समास। लेकिन 4 मुख हैं जिसके, वह केवल एक ही है, अर्थात 4 मुख हैं जिसके, वह कौन है? ब्रह्मा। 4 मुख हैं कौन? वह है कौन? ब्रह्मा। तो 4 मुख कहते ही अगर एक नाम के साथ जुड़ जा रहा है तो वह कौन है? ब्रह्मा। अमर, अमर, अमर क्या है? मरना। यहां क्या लगा? अमर, जो कभी न मरे, वह कौन है? कर्मधारय। विशेषण लग गया, कर्म धारय हो रहा है। और तीसरा क्या? अमर, अमर जो कभी न मरे। पहले में क्या था? न मर, अमर, अमर माने न मर, कर्मधारय। और अमर जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। देवता, ऐसे देवताओं को कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो समास के अंतर्गत जब हम अभ्यास करते हैं, 2-3 बिंदुओं को अगर हम ध्यान दें। पहला, अगर हम विशेषण विशेष या चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहां यह ध्यान देना है कि पहला पद हमारा व्यय क्या होगा? व्यय वाले जैसे एड संधि से संदर्भित उपसर्ग के शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा बिंदु यह ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास में जब भी 2 पद हो उसे हम वाक्य बनाएं। अगर उसमें कर्ता और संबोधन के कारक नहीं आ रहे हैं, छोड़कर कोई भी कारक चिन्ह आ रहा, सीधे सीधे आप कहिए तत्पुरुष समास। और 2 पदों में अगर कोई भी चिन्ह प्रयुक्त नहीं हो रहा है, कोई कारक प्रयुक्त होकर वाक्य नहीं बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो उदाहरण वही द्विग समास का भी है, लेकिन उसमें पहला पद क्या हो जाता है? संख्यावाचक। वही संख्यावाचक जब समूह का बोध कराने में सक्षम हो तब तो द्विग समास। लेकिन वही द्विग समास, वही संख्यावाचक विशेषण के साथ कोई ऐसा शब्द आ रहा हो जो किसी नाम के साथ रूढ़ हो गया हो, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि जब भी आपको लगे कि एक समास कई जगह पूछे जा रहे हैं, कहीं तत्पुरुष बताया जा रहा है तो कहीं द्विग बताया, कहीं तो है ऐसे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे विकल्पों पर आप ध्यान दीजिएगा, वहां सबसे पहले जो उत्तर दीजिएगा वो बहुब्रीहि समास पर दीजिएगा। किस पे देंगे? बहुब्रीहि समास। पहला उत्तर हमारा होगा कि जब एक ही प्रश्नों के 2-2 उत्तर मिलते हों तो सबसे पहले विकल्प प्राय जो माना जाता है वो कौन सा? बहुब्रीहि। तो बच्चों, इसी के साथ आज हम समास के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष पुनः कल मिलते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि अगर अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर न करें हैं, जरूर करें। पुनः आपके अगले टॉपिक के साथ हमारी पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।